हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएसएसबी के जो टीचिंग पोस्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, एज लिमिट्स क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग कैसी होती है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, सिलेबस क्या होते हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो डीएसएसबी के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस पूरी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो वन बाय वन बात करेंगे। हमें पता है कि टीचिंग पोस्ट के लिए 3 पोस्ट डीएसएसबी ऑफर करता है, जो कि है पहले पीआरटी 1st to 5th क्लास तक की, टीजीटी और फिर है पीजीटी। तो एक वन बाय वन देखते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है। तो पीआरटी होने के लिए आपको 12th 10+2 जो होता है उसके साथ कोई भी डिप्लोमा या डीएड या डीएलएड होना चाहिए। ठीक है, डीएड या डीएलएड। अब जो पिछले साल फॉर्म आए थे उसमें क्या था, बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे बीएड वाले अगर सोचें कि वो पीआरटी में और टीजीटी दोनों जगह अप्लाई कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। तो बीएड वाले क्या कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। जिनके पास डीएलएड या डीएड है वो पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी के पोस्ट के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ठीक है, टीजीटी में आपके डिफरेंट पोस्ट होते हैं, जैसे आप टीजीटी मैथ्स के लिए, टीजीटी साइंस के लिए, टीजीटी हिंदी के लिए। तो जो भी आपका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में 3 साल रहा हो उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका बीएड होना चाहिए। इसके साथ ही टीजीटी में के लिए आपके पास सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, सीटेट का पेपर 2, एक ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, बीएड होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और पीआरटी के लिए आपके पास सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ये मैं बताना भूल गई थी। तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए आपका पीआरटी के लिए। टीजीटी के लिए आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पीजीटी के बारे में। तो पीजीटी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ अगर आपका बीएड है तो ये बहुत अच्छी बात है, और आपका बीएड नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये आपका कंपलसरी नहीं है। अगर आपका बीएड पहले से है तो आपको बाद में नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली आप बीएड है तो आप पीजीटी का फॉर्म भरिए, ज्वाइनिंग लीजिए और जॉब कीजिए। लेकिन अगर आपका बीएड नहीं है तो आप पीजीटी का फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, ज्वाइनिंग लीजिए और उसके ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर, ठीक है, 3 साल के अंदर आपको ये बीएड की डिग्री करनी करेगी। ठीक है, तो अगर आपका बीएड नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाई होने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब जो पीजीटी में अप्लाई करना चाहता है, जो नेट की तैयारी कर रहा हो, जिसके पास भी पीजीटी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, बीएड आपने नहीं किया हो, सीटेट आपने नहीं किया हो, तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक और बार शॉर्ट में देखते हैं। पीआरटी के लिए आपके पास 12th प्लस डीएड या डीएलएड होना चाहिए और सीटेट का फर्स्ट पेपर। टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो 3 साल में होना चाहिए, प्लस बीएड और सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। पीजीटी के लिए आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। अगर बीएड है तो बहुत अच्छी बात है, बीएड नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एज लिमिट के लिए। एज भी डिफरेंट पोस्ट की एज लिमिट्स भी क्या है, डिफरेंट है। जैसे पीआरटी के लिए ये है 30 ईयर्स। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की बात है। जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए कुछ रिजर्वेशन है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल। ठीक है, तो ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। पीआरटी के लिए जो है 30 ईयर्स है मैक्सिमम। टीजीटी के लिए है 32 ईयर्स।
और ये फीमेल के लिए हो जाती है 40 ईयर्स, ठीक है, फीमेल के लिए टीजीटी में। और पीजीटी के लिए है 21 से 36 ईयर, ठीक है। एज वाइज रिलैक्सेशन है, तो पीआरटी के लिए 30 ईयर्स मैक्सिमम है, टीजीटी के लिए 32 ईयर फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, ये मेल और फीमेल बोथ का है। और फीमेल के लिए जो टीजीटी में है वो 40 ईयर्स है रिलैक्सेशन, मतलब फीमेल आप 40 ईयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद है पीजीटी के लिए 21 to 36 ईयर्स, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और एज वाइज कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अलग से। तो ये हो गई आपकी मैक्सिमम एज जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेगेटिव मार्किंग। तो डीएसएसबी में जब पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, तीनों में ही जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है वो होती है 0.25, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपके इतने मार्क्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तीनों ही पोस्ट के लिए है ये। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव मार्किंग है तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते, आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए या थोड़ा बहुत रिस्क तो ले सकते हैं, तो ये इसका ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स। मेन जो ये है क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें क्या होता है, देखिए जनरल कैटेगरी के लिए है ये 40%। इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम सिलेबस में देखेंगे कि 40% आपको कैसे लाने हैं। ओबीसी के लिए है आपका 35% और एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए है ये 30%, ठीक है। जनरल कैटेगरी 40% मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी 35% मार्क्स, एसटी एससी और फिजिकली डिसेबल के लिए क्या है 30% मार्क्स। अब हम सिलेबस में देखते हैं कि आपको ये 40% 30% कैसे लाने हैं, क्योंकि हम सिलेबस देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये तीनों बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर नेक्स्ट है, हाँ, इसके साथ ही आप ये समझ लें कि जो भी कैंडिडेट दिल्ली के बाहर का है वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। दिल्ली से बाहर वाले भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो दिल्ली के बाहर एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं तो या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो दिल्ली के बाहर ओबीसी कैटेगरी के हैं तो वो जनरल की कैटेगरी में काउंट होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब अगर दिल्ली का ओबीसी है तो ही वो ओबीसी कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज दिल्ली के जो भी आउटसाइड से ओबीसी कैटेगरी हैं वो क्या में आ जाएंगे, जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपने क्वालिफाइंग मार्क्स कैलकुलेट करें या अपने डॉक्यूमेंट्स से रेडी रखें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सिलेबस की। पीआरटी के सिलेबस, टीजीटी का सिलेबस और पीजीटी का सिलेबस 1 by 1 देखते हैं। तो पीआरटी का जो सिलेबस होता है, वो सेम एज टीजीटी के सिलेबस जैसा होता है, तो हम साथ में ही देख लेते हैं। ये जो टीजीटी का सिलेबस और यहाँ पे पीआरटी का सिलेबस, ठीक है। पीआरटी सेक्शन ए, 2 सेक्शन में पेपर्स होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। डिफरेंस सिर्फ सेक्शन का होता है, बाकी इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो भी डिफरेंस होगा मैं आपको क्लियर कर दूँगी। पेपर 1 टियर एग्ज़ाम होता है, मतलब सिर्फ आपकी ये 2 घंटे की एग्ज़ाम में आप एक गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं जिसकी सैलरी काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो 1 टियर का एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का और 200 मार्क्स का। इतना क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें 2 सेक्शन होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, पार्ट 1 या पार्ट 2 भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए में क्या होंगे, 5 सब्जेक्ट्स होंगे। पहला जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, फिर हिंदी लैंग्वेज बेसिक आती है 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। मतलब ये पूरे हो गए आपके टोटल सेक्शन ए के
100 क्वेश्चन, पूरा सेक्शन ए कितने मार्क्स का हो गया, 100 मार्क्स का। और सेक्शन बी जो होता है जिसमें आपने जो भी सब्जेक्ट लिया होगा, जैसे आप टीजीटी मैथ्स से हैं तो 100 जो क्वेश्चन है वो मैथ्स के आएंगे। अगर आपने हिंदी लिया है, साइंस लिया है, सोशल स्टडीज़ लिया है, तो आपके वो 100 क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर सेक्शन से आएंगे। अभी इस 100 में भी क्या होता है, 90 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से आते हैं और 10 क्वेश्चंस पेडागोजी से आते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखें। और वो जो 10 क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बेसिक आते हैं, आपने सीटेट वगैरह में जो भी पढ़ा है वहाँ से ये 10 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, तो आपको उसको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं और इन जनरल क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी टीजीटी के लिए। अब पीआरटी, जैसे मैंने बोला कि सिलेबस ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम, मतलब पैटर्न सेम होता है। तो पीआरटी में भी क्या होगा, 1 ईयर एग्ज़ाम होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा। उसमें भी सेक्शन ए में यही 5 टॉपिक्स होंगे और सेम मार्क्स के होंगे। और सेक्शन बी में आपके जो होंगे वो 100 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो आपने डाइट की बुक, डीएलएड की बुक पढ़ी है, उनमें से क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें क्या आता है, पेडागोजीज ज़्यादा आती है और टीजीटी में आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, और 10 मार्क्स की पेडागोजी आती है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स, जो हमने वहाँ पे 40% की बात की थी। तो वहाँ पे जो 40% की बात की गई थी वो ओवरऑल 40% आपको नहीं लाना है। यहाँ पे क्या है, बहुत लोगों को डाउट होता है कि वो ओवरऑल 40% पे अपने आप को क्वालिफाई मानते हैं, मतलब 200 मार्क्स का अगर पेपर है तो 80 नंबर पे अपने आप को क्वालिफाई मानने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 40% मार्क्स का मतलब है आपको सेक्शन ए में भी 40 नंबर लाने हैं, 40% लाने हैं, और सेक्शन बी में भी 40% लाने हैं। ठीक है, सेक्शन ए टोटल ओवरऑल कितने का था, 100 मार्क्स का होता है। तो 100 में से आपको 40% मतलब 40 मार्क्स लाने हैं, सेक्शन ए में 40 नंबर और सेक्शन बी में भी कितने नंबर, 40 नंबर। तब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अगर आप सपोज करते हैं कि आप इसमें 80 नंबर ले आते हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन ए में 80 मार्क्स ले आते हैं और इसमें 39 भी ले आते हैं, तो भी आप क्या हो जाएंगे, डिसक्वालीफाई। ठीक है, मतलब अगर वैकेंसी खाली भी जाती है, पोस्ट अगर ज़्यादा हैं और अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते आप, तो आप मतलब वो आपको नहीं लेंगे। ठीक है, सिंपल सा मतलब है कि अगर पोस्ट आपकी 400 हैं सपोज, और अगर कैंडिडेट्स जो हैं उनमें से 200 ने ही क्वालिफाई किया या 300 ने क्वालिफाई किया, तो ये नहीं कि वो बची हुई पोस्ट अनक्वालिफाइड बच्चों से भरने वाले हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। उनको क्या चाहिए, सेक्शन ए में भी 40% मार्क्स होने चाहिए और सेक्शन बी में भी 40% मार्क्स होने चाहिए, तब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो अपनी स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए कि आप दोनों सेक्शन को लेकर के चलें। ठीक, और एक ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि DSSB का एग्ज़ाम पैटर्न इसलिए भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते। जैसे आप सेक्शन ए आपके पास पहले ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होती है, ऑर्डर में आपके पास जिस भी ऑर्डर में जो सेक्शन आएगा पहले आपको पहले वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक जो सेक्शन है, मतलब जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे, अब आप वो 20 क्वेश्चन में तो आप अपने आप क्वेश्चन स्विच कर सकते हैं, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फिर रिपीट कर लिया, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपने जनरल अवेयरनेस को क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, और फिर उसके बाद आएगा जनरल इंटेलिजेंस, इसके 20 क्वेश्चन, तो अब आप वापस जनरल अवेयरनेस पे नहीं जा सकते। ये सेक्शन एक ही बार ओपन होगा, सबमिट करने के बाद ये ऑप्शन नहीं आएगा, फिर आप 1 बाय 1 ऐसे करके सॉल्व करते जाएंगे, और फिर जो पार्ट ए आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर जो आपकी 100 क्वेश्चंस हैं वो भी क्या आ जाएंगे, 5 से 6 सेक्शन में डिवाइड हो जाएंगे। उसमें भी आप एक एक करके एक एक सेक्शन सॉल्व करेंगे, और उसमें भी आप स्विच नहीं कर सकते, प्रीवियस वाले पे नहीं जा सकते।
ये बहुत क्लियरली है कि बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं कि फटाफट जो आया सॉल्व किया, नहीं आया तो सोचते वो बाद में करेंगे, पर बाद का चांस DSS भी नहीं देता है। और आप सारे क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। कितनी है? 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते और आप पीछे स्विच भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप बहुत क्लियरली रखें। तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करें। आपके पास स्क्रीन पे घड़ी रहती है, तो आप उसके हिसाब से अपना टाइम मैनेज अच्छे से करें। दोनों सेक्शन के लिए आप पर्टिकुलर टाइम डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे ये सेक्शन में इतना टाइम देना है, ये सेक्शन में इतना टाइम देना है। अगर मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप बेझिझक उस सेक्शन को छोड़ दें, क्योंकि आप अगर इसमें 100 के 100 भी नंबर ले आते हैं और अगर इसके आपके 40% नहीं होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब वैकेंसी खाली जाएगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो आपकी इस 100 के मार्क्स के बेसिस पर नहीं लेंगे आपको। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपको दोनों सेक्शन भी क्वालिफाई करना है, आपके मार्क्स भी इतने अच्छे हों कि आपके कट ऑफ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते, दोनों पार्ट आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट PGT के। PGT में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पेपर आपका कितना होगा? 3 घंटे का होगा। ठीक है, जो पहला वाला सेक्शन पार्ट ए है वो अगेन PGT PRT जैसा ही होगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी, ये पांचों सेक्शन मिला के 100 क्वेश्चंस आएंगे। इसको आपको कितना 40% मार्क्स लाना है। जनरल कैटेगरी के लिए OBC के लिए 35 था, ST SC और फिजिकली डिसेबल के लिए 30 मार्क्स 30% है, तो इसमें आपको 40% लाना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो यहाँ पे हो जाएगा 200 मार्क्स का। ठीक है, टाइम भी वैसे आपका बढ़ गया है और तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपके बढ़ जाएंगे। इसमें भी आपको क्या लाने हैं? 40% मार्क्स लाने हैं फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 घंटे का पेपर। 3 घंटे का पेपर है जिसे आपको 300 नंबर, 300 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो आपके जो फर्स्ट पार्ट है वो तो बेसिक सा होता है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ये वाला सेक्शन तो आराम से निकल जाता है। ठीक है, आपका फोकस होना चाहिए सेक्शन B पे। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।